हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी हम भूमिका देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप चाहे पूरी पुस्तक ना पढ़ पाएँ लास्ट टाइम में, तो इस भूमिका को ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कॉपी कलम लेके बैठिएगा। अभी जहाँ हम आपको बताएंगे आप उसको ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि वहाँ से आपको परीक्षा में पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, भूमिका, ठीक है। 1930 का दशक आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और कथानक के परंपरागत स्थूलवृत्त प्रेमचंद के हाथों में दृष्टि संपन्न कथा कृतियां बनते हैं, तो दूसरी ओर प्रसाद निराला पंत महादेवी के यहाँ पिछले इतिवृत्तात्मक काव्य वर्णन सूक्ष्म अनुभूति विधान का रूप लेते हैं। जैसे इसी के समानांतर रामचंद्र शुक्ल वृत्त संग्रह को इतिहास बताते हैं। रामचंद्र शुक्ल वृत्त संग्रह को क्या बताते हैं? इतिहास। कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के वक्तव्य के आरंभ में वे कहते हैं हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का नाम है, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर गिरियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। शिव सिंह सेंगर ने वृत्त संग्रह निकाला था और गिरियर्सन ने बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। फिर आगे देखिए, सन 1913 में इस सभी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुक्त पंडित श्याम बिहारी मिश्र ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, ठीक है, यहाँ से देखिए क्या कह रहे हैं, मिश्र बंधुओं ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह निकाला 1913 में। यहाँ कवि ने वृत्त संग्रह निकाला 1913 में। इस सभी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुक्त पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया। मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, 3 भागों में किया। 3 भाग, ये बात हो रही है कि जो शुरुआत के 3 भाग 1913 में हुए थे, और इसका चौथा भाग मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में आया था, तो सब मिला के 4 भाग थे। शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह है, गिरियर्सन का बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं का बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। यह तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोले हैं? शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह है, गिरियर्सन का बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं का बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह है। यानी वृत्त क्रमशः बढ़ता जाता है, जो एक तरह से वृत्त की प्रकृति ही है। इस वृत्त को इतिहास बनाना यह रामचंद्र शुक्ल का काम है। दर्शक से दृष्टा बनाना यही इतिहास लेखन की प्रक्रिया है। दर्शक दृश्यों और घटनाक्रमों को देखता है बाहर से, दृष्टा इसके साथ साथ उनकी आंतरिक संगति को भी देखता पहचानता है। यूं रामचंद्र शुक्ल के साथ रचना, आलोचना और इतिहास का विलक्षण तालमेल बनता है पहली बार। आगे तब वृत्त संग्रह घटनाक्रम है, इतिहास है दृष्टि। इस प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल ने अपनी दृष्टि का आख्यान इतिहास के आरंभ में ही कर दिया। वक्तव्य में वे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नोट कीजिएगा, मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की
भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसकी तुलना में कुछ ही आगे मूल इतिहास के काल विभाग का प्रवर्तन जिस वाक्य से होता है वह जैसे इतिहासकार के समस्त दर्शन का सार और सूत्र है। गोदान कामायनी राम की शक्ति पूजा की ही तरह जिसका आरंभिक अंश हिंदी पाठक की जातीय स्मृति का अंग बन गया है। अब यहाँ पर फिर से देखिए, ये भी महत्वपूर्ण कथन है रामचंद्र शुक्ल के और ये पूछे गए कई बार परीक्षा में, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रवृत्ति बहुत से इतिहासकारों और इतिहासविदों ने अपना अपना इतिहास दर्शन बड़े विस्तार में बखाना है, तब उनके यहाँ दर्शन ही दर्शन है, दृष्टि नहीं और इतिहास नहीं। यह बखान एक तरह का स्वशब्दवाच्य दोष है। इतिहास दर्शन तो वह है जो इतिहास में निश्रित हो। रामचंद्र शुक्ल के यहाँ इतिहास दर्शन और इतिहास के बीच ऐसा ही रिश्ता है। यहाँ जो लक्ष्य करने की बात है वह वक्तव्य में आए शिक्षित जनसमूह हैं और काल विभाग के उक्त मंतव्य में जनता शब्द की प्रयोग छाए। यह भी स्मरणीय है कि आधुनिक काल में पहुंचकर यह प्रयोग एक बार फिर शिक्षित जनता हो जाता है। तब समझना होगा कि इतिहासकार के अनुसार जनता के साथ क्रिया प्रतिक्रिया में सृजनात्मक लेखन होता है। इतिहास की रचना शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति के अनुकूल होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल के सतत संविधान गद्य प्रयोग का उदाहरण यहाँ आरंभ में ही मिल जाता है। इसके साथ साथ आधुनिक काल के ठीक पहले रीति काल के समापन अंश में इतिहासकार ने इन दोनों के बीच एक तीसरी स्थिति की ओर भी संकेत किया है। साधारण श्रेणी के पाठक रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं किसके बारे में? ब्रजवासी दास के प्रसंग में लिखे हैं, पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है ब्रजवासी दास के प्रसंग में। इसमें कुछ और निचले दर्जे का संकेत बाजारी प्रयोग में से मिलता है, जो रीति काल के उपसंहार में ग्वाल और बोधा जैसे श्रृंगारिक कवियों के प्रसंग में आता है। यह रचना के साथ भावक वर्ग की प्रकृति की परख इतिहासकार बराबर करता चलता है। और एक और रोचक प्रसंग यह सामने आता है कि लेखक अपने वक्तव्य में स्वयं स्पष्ट किया है कि इतिहास का बीज रूप उसके द्वारा प्रस्तुत छात्रों के उपयोग के लिए कुछ संक्षिप्त नोट में दबा है। यह संयोग से कुछ अधिक है कि अपनी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 30 के दशक की एक विशिष्ट कृति में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उसका आरंभ अपने विश्वविद्यालय परिषद विश्व भारती शांति निकेतन पर छात्रों के लिए तैयार नोट्स से बताया है। यह हिंदी के दो प्रसिद्ध दो अध्यापकों के नोट्स में से प्रस्फुटित हुए हैं। हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य पर और अन्यत्र भी विश्वविद्यालय आलोचना पद का प्रयोग कुछ अवमानना के अर्थ में होता है, जबकि इन महिमाशाली इतिहासों का स्रोत एकदम उल्टा संकेत देता है। इसका कारण शायद यह हो कि अच्छा अध्यापक स्वयं अपने व्याख्यान में सीखता, खोजता और रचता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली पंक्ति इम्पोर्टेंट है। अच्छा अध्यापक स्वयं अपने व्याख्यान में सीखता, खोजता और रचता है।
और आलोचना की भी एक तरह से यही प्रक्रिया कही जा सकती है। अच्छा आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं है कि वह अध्यापक हो, पर अधिक संख्य अच्छे आलोचक अच्छे अध्यापक भी रहे हैं, यह देखा जा सकता है। दोनों पंक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छे पद यहाँ दोनों स्थितियों में बराबर साबित प्राय होगा। आगे है, इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है। विशेषता, जबकि साहित्य का इतिहास यहाँ पहली बार व्यवस्थित रूप में कहा जा रहा है। विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसा है कि जैसे बड़ा कलावंत अपने गायन में राग को विकसित और अनाविल करने के लिए धीरे धीरे बढ़त करता है। आगे है, इतिहास के उन्मूलन में आलोचना की यह शैली कितनी उपकारक होती है, यह दिखाने के लिए केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा। प्रसंग एकदम आरंभ का है, आदिकाल में वीरगाथा काव्य का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। राष्ट्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राष्ट्रित कवियों की रचनाओं में रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। आगे है, वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचार्यों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, पूछा जाता है वाला, ठीक है। आगे है, भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले कहाँ से होते थे, उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 में के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता का बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कौन सा भाग? भारतीय सभ्यता का पश्चिमी भाग। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा में शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि, चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल को जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत की ही साम्राज्य भावना देश के अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यहाँ से आपके परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन तो बनेगा ही, ठीक है। देश भाषा काव्य का राजसभा के संबंध, चारणों की मौखिक परंपरा में उन वीर काव्यों का समावेश, मौखिक परंपरा के फेर फार की संभावना से संदिग्ध पाठ, पश्चिम की हिंदू राजधानियां, मुसलमानों के हमले वहीं की भाषा में
वहां के जीवन का चित्रण यह है कि इतिहासकार शुक्ल के अनुसार वीरगाथा या कि चारण काव्य के विकास की कथा उपयुक्त अपेक्षा लंबे उदाहरण को प्रस्तुत करने से यह संभव होता है कि तर्क का एक एक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक दूसरे में से निकलता दिखेगा। इसीलिए पाठक को उस पर चलने में सुगमता होती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि एक एक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक दूसरे से निकलता दिखेगा, इसीलिए पाठक को उस पर चलने में सुगमता होती है। जटिल से जटिल प्रसंग आसानी से हृदयगम हो जाता है। लेखक को अपने तर्क पर विश्वास इतना गहरा है कि आवेश की उसे अपेक्षा नहीं रह जाती। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार तथ्याश्रित और तर्कसम्मत रूप में चलता है। आगे है इतिहास लेखन में व्यवहारिक आलोचना की एक और तरह की परीक्षा होती है। प्रवृत्तियों, कालों या कि रचनाकारों पर स्वतंत्र अध्ययन में आलोचक को बहुत कुछ छूट यह मिली रहती है कि वह आलोच्य विषय या लेखक का पर बहुत कुछ स्वतंत्र और निरपेक्ष ढंग से विचार करते हुए उनका मूल्यांकन करता है। पर इतिहास में सापेक्ष मूल्यांकन एक तरह से अनिवार्य पद्धति का आवश्यकता होती है। यहाँ हर लेखक और प्रवृत्ति का विवेचन अन्यों के संदर्भ में चलेगा। इस सापेक्ष, क्रमिक और किसी कदर तुलनात्मक विवेचन में आलोचना विवेक का बड़ा सधा हुआ रूप अपेक्षित होता है। रामचंद्र शुक्ल अपनी व्यवहारिक आलोचना में भी इतिहास लेखन में भी इसका बड़ा सटीक परिचय देते हैं। आगे है विशेषता एक प्रवृत्ति के अंतर्गत सक्रिय या कि समकालीन लेखों के मूल्यांकन में वे दोनों पक्षों के वैशिष्ट्य और उनकी सीमाओं का भी अकुंठ विवेचन करते चलते हैं। इस प्रसंग में हम दो उदाहरणों को उठाएंगे। एक है सूर तुलसी विषय, जहां हिंदी के तुलनात्मक आलोचना का पूरा पसारा है। दूसरी ओर आधुनिक काल के दो गद्य व्यवस्थापकों का अपना अपना वैशिष्ट आशय है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, सूर में प्रसंगोद भावना की जो क्षमता है वह तुलसी में नहीं है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूर में जो प्रसंगोद भावना है की क्षमता है वह तुलसी में नहीं है। अपनी यह मान्यता आलोचक इतिहासकार तुलसी के प्रसंग में भी रखता है और फिर सूर के संदर्भ में भी। तुलसी के विवेचन के अंतर्गत वह कहता है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। ठीक है, फिर सूर प्रसंग के विवेचन में कहते हैं कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों का प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। दोनों लोगों के बारे में कहें। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का कथन। पर तुलसी की विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता, जो उनकी काव्य भाषा के विविध प्रयोग में सभी प्रचलित काव्य शैलियों के चयन में और भक्ति पद्धति में द्रष्टव्य है। ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं, लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। ठीक है, यहाँ तक। यह स्वतंत्र विवेचन के साथ साथ सापेक्ष दृष्टि बराबर वर्तमान है। आशंसा के अंतर्गत सूर्य का जो पर्याय है वह सूर्य को मिलना है, तुलसी का जो है वह तुलसी को। सूर तुलसी के साथ साथ जायसी का भी विवेचन क्रम में अनिवार्य विषय है। अब इन्होंने जायसी के बारे में क्या कहा है। इतिहास में दिखाया गया है कि जायसी की अच्छे कृति का आधार, अच्छे कृत यानी यश का आधार पद्मावत है।
जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। रामचंद्र शुक्ल, यही पंक्ति देकर पूछ लेगा किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है, जायसी ग्रंथावली की भूमिका में तुलना और स्पष्ट है। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है और प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। रामचंद्र शुक्ल का यह आलोचना विवेक जहां उनकी वैशिष्ट ग्राहणी क्षमता का संकेत देता है, वहीं उनके सापेक्ष मूल्य निर्धारण की बुनियादी पात्रता का भी। व्याख्या विवेचन मूल्यांकन के पक्ष में एक दूसरे में घुल मिलकर पाठक के मन में आलोचक की अनिवार्य व्यापक विश्वसनीयता को प्रतिष्ठित करते हैं। आगे क्या करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के प्रसंग खड़ी बोली गद्य के प्रसार काल में आते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि दोनों इतिहासकार के अपने समकालीन हैं और किसी कदर प्रतिस्पर्धी भी। तब विशेष बात यह है कि उनकी कमियां जैसे निर्भीक भाव से दिखाई गई है, उससे कुछ अधिक उत्साह के साथ उनका वैशिष्ट और योगदान अंकित हुआ है। गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण के आरंभिक अंश में गद्य व्यवस्था के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के समग्र योगदान पर टिप्पणी है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहते हैं, पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछ लेगा किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने। पर स्वयं उनके अपने लेखन का मूल्यांकन कुछ दूसरे ढंग से है। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं। इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई है। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। अब यह आचार्य शुक्ल के अपने पाठकों पर है कि वे देखें कि यहाँ व्यंग्य द्विवेदी जी के पाठकों पर है कि स्वयं लेखक पर। श्याम सुंदर दास का विवेचन इस प्रकार है। श्याम सुंदर दास का विवेचन, आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी में बहुत कुछ योग दिया है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य और साहित्य का समा तथा साहित्य लोचन, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य लोचन किसका है, बाबू श्याम सुंदर दास का, भी आपने लिखी या संकलित की है। आलोचना में काकू का ऐसा सदाप्रयोग अन्यत्र कठिन से देखने सुनने को मिलता है। मूल भाव यह है कि इन दोनों लेखों का योगदान व्यवस्था के क्षेत्र में जैसा है वैसा विवेचन क्षेत्र में नहीं है। इतिहास के संदर्भ में आलोचना विवेक का एक प्रकरण और लेकर हम इस प्रसंग को पूरा करेंगे। यह प्रकरण हिंदी साहित्य का इतिहास से नहीं, उनके प्रसिद्ध इंदौर अभिभाषण, किसका प्रसंग है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, इंदौर अभिभाषण से है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन की साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद से दिया हुआ ऐतिहासिक अभिभाषण कब दिए थे, 1935 में। पूछा जा सकता है समय भी कि उन्होंने इंदौर अधिवेशन में किस समय भाषण दिया था, 1935। बाद में काव्य में अभिव्यंजनावाद, यही भाषण काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। साहित्य परिषद के इन अभिभाषणों में एक प्रथा यह रही कि भाषणकर्ता अपना मूल विवेचन करने के साथ साथ हिंदी साहित्य की पिछली गतिविधि और प्रकाशित कृतियों पर भी अपने विचार व्यक्त करता है। आचार्य शुक्ल के इन अभिभाषणों को मूल विवेचन काव्य में अभिव्यंजनावाद कुछ ऐसा ख्यात हुआ कि उनका यह कालक्रमिक साहित्यिक सर्वेक्षण एक तरह से पाठकों की आंख की कुछ ओझल जैसे हो गया। इस सर्वेक्षण में उस समय के और बाद के 2
शीर्षस्थ रचनाकार जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद पर आलोचक की तुलनात्मक टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है और भावी मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देशक है। दोनों के वैशिष्ट्य की अत्यंत संक्षेप में परख करते हुए वह अंश इस प्रकार है। पहले प्रकरण नाटक का है। वहां लिखते हैं कि यह देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है कि प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के विकास के पूरे लक्षण मिलते हैं। मेरे देखने में अच्छे सामाजिक नाटकों का अभाव अभी बना है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इसके लिए प्रसाद जी से ना कहूँगा। जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने लिया है उसी के भीतर उन्हें अपनी प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। आगे है, फिर प्रसंग उपन्यास का है जहां केंद्र में कौन है? प्रेमचंद। यह सर्वेक्षण का इस प्रकार चलता है। वर्तमान सामाजिक जीवन के विविध पक्षों और अंतर्वृत्तियों की बड़ी परख प्रेमचंद जी को मिली है। उन्होंने हिंदी उपन्यास क्षेत्र को जगमगा दिया। वे हमारे गर्व और गौरव के कारण हैं। मेरे देखने से उत्कृष्ट कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव ज्यों का त्यों बना है। यदि जयशंकर प्रसाद जी इस ओर ध्यान दें तो इस अभाव की पूर्ति बहुत अच्छी तरह हो सकती है। पूरे सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह है कि ऐतिहासिक नाटकों का क्षेत्र प्रसाद का है और सामाजिक नाटकों का क्षेत्र प्रेमचंद का है। रामचंद्र शुक्ल के जिस आलोचना विवेक का प्रमाणीकरण प्रवृत्ति इतिहासकार करता है और यह संभावना तब प्रकट की गई है जब प्रेमचंद के गोदान तथा प्रसाद की कामायनी और इरावती जैसी शीर्षक कृतियां अभी प्रकाशित होने को हैं। इस आलोचना विवेक में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास दर्शन बड़े परिष्कृत और प्रौढ़ रूप में विकसित हुआ है, जो अलग से उतना कहा नहीं जाता है कि स्वतः इतिहास लेखन में से उद्भूत होता है, जैसा कि हृदय और संवेदना इतिहासकार ने यहाँ भी अपने को स्वशब्दवाचित्व दोष से बताया हो। इतिहास दर्शन का आख्यान तो जैसा संकेत किया गया है इतिहास के ठीक उपोद्घात में ही हो गया है। जबकि देश का साहित्य लगभग आधे पृष्ठ में यह प्रसंग पूरा होता है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वाला कथन है, आगे हमने देखा था। जो दर्शन फिर 630 पृष्ठों के सुदीर्घ इतिहास में नाना रूपों में पल्लवित होता दिखता है, यह भारतीय परंपरा का दर्शन है, अनुभूति के स्तर पर, ना कि पाश्चात्य परंपरा का ज्ञान, प्रेम या फिलॉसफी। आगे है, अपनी आरंभिक उपपत्ति में इतिहासकार ने बताया है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है और इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इस सामंजस्य को दिखाने में आचार्य शुक्ल का इतिहास और आलोचना कर्म निहित है। इस प्रसंग में लेखक ने जनता और शिक्षित जनता को जहां और जैसे विभक्त किया है उसका कुछ विवेचन हम कर चुके हैं। इसी क्रम में इतिहासकार विशेषतः मध्यकाल के संदर्भ में जनता और दरबार के बीच महत्वपूर्ण विवेक करता है। यह स्मरणीय है कि अनेक साहित्य इतिहासकारों ने सामान्य इतिहास लेखन के समानांतर साहित्य के इतिहास को भी राजा महाराजाओं, शाही वक्त और शासन पद्धतियों के क्रम में व्यवस्थित करना चाहा है। एलिजावेथन युग, विक्टोरियन युग या कि सामंत काल, कुछ ऐसे ही नामकरण हैं। इस गहमागहमी के बीच रामचंद्र शुक्ल बराबर अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हैं कि साहित्य का विकास जनता की चित्तवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग से के अपनी सबसे निर्भीकता विवेचन का रीतिकाल से भिन्न और क्या उपयुक्त अवसर होगा। जबकि एक
जबकि एक बड़ी संख्या में कवि किसी न किसी रूप में आश्रित थे। तब रीतिकाल का सामान्य परिचय पूरा करते और इस कारण का समापन करते हुए इतिहासकार लिखता है, इससे इस काल को रस के विचार में से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवि ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता तथा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मठता और वीरता का जीवन बहुत कुछ कम रह गया था। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में जनता और दरबार की रुचि के बीच गुणात्मक अंतर को आचार्य शुक्ल के ही एक प्रिय प्रयोग के सहारे कहें तो अब बड़े ठिकाने से रेखांकित कर दिया गया है। अंतिम वाक्य के उत्तरार्ध में व्यंग्य अधिक है और यह विषाद ठीक ठाक कह पाना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज समाप्त हुआ। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरा पार्ट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से भूमिका को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा भूमिका से। ठीक है, अब आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा परीक्षा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।